नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम लोगों ने देखा किस तरह से बेल्जियम में और श्रीलंका में पावर का शेयर होता है। ठीक है, श्रीलंका में तो सही से हो नहीं पाता है, इसलिए वहाँ सिविल वार हो जाता है, लेकिन बेल्जियम में अच्छे से पावर शेयरिंग होता है, जिसके कारण से वहाँ कोई सिविल वार नहीं होता है, लोगों की जान नहीं जाती है। तो पहले ही चैप्टर से हम लोग समझ गए कि पावर, किसी भी देश में पावर को अलग अलग लेवल पे शेयर करने से शोषण कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है और पावर जो है वो कितने अंगों में किस तरह से विभाजित है। तो ये सेकंड चैप्टर जो है वो दिया हुआ है फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? तो फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। ठीक है, क्या मतलब होता है? संघवाद। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट का पावर को यूनिटरी गवर्नमेंट पावर अपने पावर को शेयर करता है अलग अलग लेवल पे। तो वैसा सिस्टम जहाँ पर मेन पावर केंद्र का, जैसे देश का केंद्र है, उसका मेन पावर अगर उसके और यूनिट में है ना में शेयर होता हो पावर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि पावर का डिवीज़न जो था वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे हुआ। ठीक है, अलग अलग लेवल पे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में कोई भी पावर जो रहता है वो किसी एक आदमी के, एक यूनिट के हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉमन वर्ड है फेडरलिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म को जनरल टर्म में हम लोग समझेंगे कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है, आखिर इंडिया में जो प्रैक्टिस कैसे हो रहा है फेडरलिज्म, कैसे इंडिया में काम कर रहा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फेडरलिज्म को और पावरफुल बनाने के लिए एक थर्ड जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट जोड़ा गया, वो गवर्नमेंट जोड़ा गया 1990 के बाद। ठीक है, तो फेडरलिज्म जो हो गया और मजबूत हो गया लोकल लेवल पे। ठीक है, तो शुरुआत है चैप्टर का, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को फिर पीछे ले जा रहा है बेल्जियम और श्रीलंका में, है ना। चैप्टर में वो देखा कि किस तरह से वहाँ पर बेल्जियम में संविधान बना। ठीक है, और सेंट्रल पावर जो था उसने पावर को रिड्यूस कर दिया और पावर को रीजनल, जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट था, उसको कुछ पावर दे दिया। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट पहले से बेल्जियम में थी लेकिन इतना पावरफुल नहीं थी। जब जो था सेंटर का पावर विड्रॉ करके क्या कर दिया गया, दे दिया गया रीजनल गवर्नमेंट को। ठीक है, तब जाके वहाँ पर कुछ चेंजेस आए और वहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना होने लगा। ठीक है, उसके बाद जो बदलाव जो था वो 1993 में आया, जब रीजनल गवर्नमेंट जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिल गया, तब वो सेंटर पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं था। उसी प्रकार से बेल्जियम ने क्या कर दिया, बेल्जियम जो था पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था, यानी कि सारा पावर अपने अंडर रखता था सेंट्रल पावर में। तो जैसे ही उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट में, तब जो था बेल्जियम जो था बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर रूल होने लगा और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और श्रीलंका में चूँकि उल्टा केस हुआ, श्रीलंका जो था वो पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, सारा पावर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी यूनिटी सिस्टम में रखे हुए था। सारा पावर श्रीलंका जो था वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे हुए था, सिंगला लोग के पास रखे हुए था। और तमिल के जो लीडर थे वो चाह रहे थे कि श्रीलंका जो है वो भी फेडरल सिस्टम को अपनाए। ठीक है, तो अब जो है बिल्कुल याद रखिएगा, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, एक ऐसा तंत्र है सरकार का इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। यानी फेडरलिज्म एक ऐसा तंत्र है सरकार का, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल बॉडी है जो अपने पावर, जिस सेंट्रल अथॉरिटी का जो पावर होता है वो शेयर करती है अलग अलग छोटे छोटे पावरफुल पॉलिटिकल यूनिट में। ठीक है, तो अपना पावर यूनिटरी गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अगर दूसरे छोटे छोटे सेंट्रल अथॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी कंट्री को हम लोग फेडरलिज्म या उस सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है ना।
तो दो लेवल का गवर्नमेंट होता है हर जगह पर, बहुत जगह पर दो लेवल का गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जो जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, और दूसरे गवर्नमेंट जो होते हैं वो क्षेत्र के आधार पर होता है, स्टेट के आधार पर होता है, जो स्टेट के अंदर डे टू डे एक्टिविटी को देखते हैं। दोनों लेवल का गवर्नमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंट होता है अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, जो रेड कलर में जो भी कुछ दिख रहा है, ये रसिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडिया, जितना देश है वो सब देश बता रहा है इसमें फेडरल कंट्री है। यानी कि देश के लगभग जो देश हैं, बहुत सारे देश वो फेडरल कंट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है, सब फेडरल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर में सिर्फ एक ही लेवल पर गवर्नमेंट होता है और बाकी जो सब यूनिट जो उसकी होती है सब प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इन लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है, उसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करता है। तो ये जो है वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट को ऑर्डर कुछ करने के लिए नहीं दे सकता है। स्टेट के पास अपना पावर होता है और सेंटर के पास अपना पावर होता है। तो स्टेट अपने मन से कुछ भी अपने स्टेट में लागू कर सकता है, उसको सेंटर का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखना है क्या कि फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स है। तो कई को फीचर दिया हुआ है फेडरलिज्म का। पहला है कि दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उसके ऊपर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा में जो अलग अलग टायर पे जो गवर्नमेंट होगा तो सेम सिटीजन को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सिटीजन को, अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में बिहार का जो गवर्नमेंट होगा उसका भी रूल मेरे पे लागू होगा, और केंद्र है, सेंटर है, जिसका जो बीजेपी की सरकार है तो उसका भी रूल रेगुलेशन मुझ पे लागू होगा। यानी सेम सिटीजन पर दो दो जो गवर्नमेंट है उसका जुरिडिक्शन आता है, दोनों का जुरिडिक्शन आएगा। और लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विधायिका का जो भी प्रावधान होगा, टैक्स भरना होगा तो दोनों को भरेंगे, और प्रशासन जो है दोनों का बात मानेंगे। यानी सेम सिटीजन पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हक होगा, ठीक है। उसके बाद जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन जो है अलग अलग लेवल के, अलग अलग लेवल टायर के गवर्नमेंट का, वो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस सरकार का कितना सारा काम है और कितना जुरिडिक्शन है, वो सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा है फंडामेंटल प्रोविज़न, यानी कि जो मूलभूत जो प्रोविज़न्स है संविधान का, ठीक है, वो बदल नहीं सकता है। कोई भी सरकार अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कुछ करेगा तो उसको दोनों गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल स्टेट दोनों का कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा, तभी जनता पर कोई चीज़ लागू होगा। उसके बाद 5वां नंबर में कोर्ट के पास पावर होगा कि संविधान को इंटरप्रेट करे, है ना। संविधान के अनुसार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही हो तो कोर्ट क्या करेगा, उसको चेक कर बैलेंस करेगा। और हाई कोर्ट क्या है कि एम्पायर की तरह काम करता है। अगर डिफरेंट लेवल का जो गवर्नमेंट है अगर आपस में लड़ जाते हैं किसी मुद्दे पर, तो हाई कोर्ट क्या करता है, उसका निपटारा करता है, उसका सुलझाता है झगड़ों को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको निपटारा करने का काम करता है फेडरलिज्म में, ठीक है। उसके बाद जो रेवेन्यू का जो सोर्स है सबका अलग अलग है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका अलग रेवेन्यू ऑफ सोर्स है और स्टेट गवर्नमेंट है उसका अलग रेवेन्यू ऑफ सोर्स है, कि भाई आप किस किस जगह का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और किन किन चीज़ों का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगा, वो पहले से तय है, ठीक है। 7 नंबर में फेडरल सिस्टम जो है वो डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी दो काम करता है। एक तो क्या करता है, देश के को सेफगार्ड देता है, यूनिटी को प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, डाइवर्सिटी को अपने अंदर बना के रखता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देता है। फेडरलिज्म में इंस्टीट्यूशन जो है सही ढंग से काम कर पाता है। पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल पे होता है जिसमें सबको अपना अपना पावर मिला हुआ रहता है और अपने जुरिडिक्शन में वो लोग काम करते हैं, है ना। सबके बीच में अच्छे से सहमति बनी हुई रहती है, सब लोग बिना कुछ कॉन्फ्लिक्ट के एग्रीमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है। और पावर का जो बैलेंस होता है, बाकी जो पावर का बैलेंस हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। यानी एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन, यानी कि जो
पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो बैलेंस है, ठीक है, वो फेडरेशन एक दूसरे पर सही से आरोपित करता है, निरूपित करता है, ठीक है। और बाकी जो पावर बचता है वो सारा पावर चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना। उसके देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रो, तो फेडरेशन जो है दो तरह से लागू किया जाता है, दो रास्तों से लागू किया जाता है। पहला रूट जो है उसमें क्या होगा, जैसे फेडरेशन किसी भी देश में जब लागू होगा तो दो रास्ता अपनाएगा। तो एक रूट को बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दोनों में क्या है वो अंतर वो समझते हैं। पहला होता है कि अगर फेडरेशन को अपनाना है, ठीक है, तो क्या करेगा कि बहुत सारा इंडिपेंडेंट स्टेट सब क्या होगा, सब क्या करेगा, एक साथ आ जाएगा एक यूनिट में। तो जब बहुत सारा जो इंडिपेंडेंट स्टेट है और अब उसके पास भी अपना पावर है, सबके पास इंडिपेंडेंट पावर है, सब इंडिपेंडेंट है, सब आ करके एक बड़ी यूनिट में ज्वाइन कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, ठीक है। तो सब लोग छोटे छोटे पावर मिलकर एक बड़ा यूनिट बना लेगा। अब ये जो बड़ा यूनिट है वो भी इंडिपेंडेंट है, ये छोटे छोटे जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट है, वहाँ पर अपना रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ऐसे फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जो कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। और एक सेकेंड रूट है जिसको होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो इस सब को क्या करेगा, सबको बोलेगा कि सब एक साथ आ जाओ, ठीक है। और एक साथ आ करके ये जो केंद्र है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट है, इस सब को कहेगा कि हम बॉस हैं और तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग के पास कुछ इंडिपेंडेंसी दी जाएगी, लेकिन जो मेन जो मतलब बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर जो है उसमें क्या होता है कि सबको पकड़ के रखना, यानी कि जो बॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा अपने अपने स्टेट में कुछ मुद्दों पे कानून बनाने के लिए, लेकिन मेन जो अधिकार रहेगा, जो नेशनल लेवल पे जो मुद्दा है, जैसे डिफेंस है, जैसे कि आपका जुडिशरी है, जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उस पर जो अधिकार होगा वो यूनिटरी गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो इस फेडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। ये जो फेडरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे नेशन स्टेट मिलके एक बड़ा में ज्वाइन कर जाए बड़ी यूनिट में, तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और जब एक बड़ा कोई स्टेट छोटे छोटे स्टेट को अपने अंदर मिला ले और सबको कहे कि हम तुम्हारे बॉस हैं, तब वहाँ पर कहते हैं हम लोग क्या, वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो पावरफुल कौन रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल रहता है। लेकिन कमिंग टुगेदर में जो जितने जो फैक्शंस है, छोटे छोटे यूनिट है, वो सारे इंडिपेंडेंट रहते हैं और सब सेम रूप से पावरफुल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है होल्डिंग टुगेदर में सबके पास अनइक्वल पावर होता है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर, किसी स्टेट के पास कम पावर, ऐसा करके रहता है, ठीक है, कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर में। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेल्जियम श्रीलंका के बारे में पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से डाइवर्सिटी को मैनेज करता है पावर शेयरिंग। तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना सारा भाषा है, इतना रिलीजन है, इतना रीजन में देश बटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के साथ बहुत ही दर्दनाक और खूनी पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था भारत का। धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम जो है वो बटा था, जिसमें से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। और पाकिस्तान बना और इंडिया बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो था वो फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड था बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन है। अब 7 फीचर्स हम लोग ने पढ़ा कि फेडरलिज्म में 7 फीचर होना चाहिए। क्या वो 7 फीचर इंडिया पे अप्लाई होता है? तो हाँ, होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है। तो भारत के जो संविधान में है उसमें प्रोविज़न्स है, ठीक है। क्या प्रोविज़न्स है कि हमारे यहाँ 2 टायर का गवर्नमेंट होता है। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। दोनों के पास इंडिपेंडेंसी रहता है, दोनों स्वतंत्र रहते हैं अपने राज्य में कानून बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का कानून बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का कानून बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद लेटर बाद में एक तीसरे टायर का, तीसरे एक ग्रुप का, यानी तीसरे टायर का, अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट
और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ये जो थर्ड टायर है वो जोड़ा गया, ठीक है, और उसका नाम दिया गया पंचायती राज, ठीक है। यानी पंचायत हो गया गांव में और म्यूनसिपैलिटी हो गया शहर में। ये थर्ड फेडरेशन है, ठीक है ना। किसी भी फेडरेशन में सेपरेट जुडिशिकेशन, सब फेडरेशन में सेपरेट जुडिशिकेशन होता है, यानी कि न्यायपालिका अलग होती है, न्यायपालिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में पावर को अपना बांटती है। अब कुछ जो ऐसे कुछ लिस्ट है जिस पे अधिकार है किसको किसको कानून बनाना। ये क्वेश्चन पूछता है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट, वैसे विषय आते हैं जैसे देश, जैसे फॉरेन अफेयर्स, विदेश का जो मामला है सो, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो ये सब पर जो कानून बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा, ठीक है, दूसरा नहीं बना सकता। इसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है। एक होता है स्टेट लिस्ट, जिस पे क्या होगा, स्टेट से संबंधित और लोकल इम्पोर्टेंस पे कानून बनाएगा, जैसे पुलिस है, कॉमर्स है, ट्रेड है, खेती है, इरिगेशन सिंचाई है, एजुकेशन है। इस सब पर जो है कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। कुछ ऐसे कानून हैं जिस पे दोनों, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे दोनों कानून बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी बनाता है और स्टेट भी गवर्नमेंट भी बनाता है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, शादी, एडॉप्टेशन, बच्चा का एडॉप्टेशन करना और सक्सेशन, इन सब पर जो है कानून जो है वो कौन बनाता है, दोनों बना सकता है, ठीक है ना। अगर इन बनाए गए इन सब कानूनों में और स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनाया गया कानून है उसी को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये होता है। उसके बाद अब बहुत सारा ऐसा जो मतलब सब्जेक्ट है जो ना यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट लिस्ट में आता है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो वो सारे जो लिस्ट होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, ये बाद में आया था, जब हमारा संविधान बन गया तब ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम किया है, तो इसीलिए, ठीक है। स्टेट है जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब के पास स्पेशल पावर है। एक आर्टिकल है 371 उसके आधार पर, ठीक है। इनको दिया गया है विशेष सोशल और हिस्ट्रिकल परिस्थितियों को देखकर दिया गया है, इनके पास स्पेशल पावर है, ठीक है। ये अपने लैंड राइट्स और अपना लोगों का जो कल्चर है, लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सर्विस है, उसके लिए इन लोगों के पास स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है। इंडियंस जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है स्टेट के, ठीक है ना, वो इन सब स्टेट में ज़मीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं बना सकते हैं। और बहुत सारा सिमिलर जो है वो प्रोविज़न जो है और भी स्टेट को दिया गया है, वो स्पेशल केस है। उसके बाद कुछ यूनिट है इंडियन यूनियन का। कुछ स्टेट, जैसे कि कुछ स्टेट जब डिवीज़न हुआ, स्टेट सबका बांटा गया, तो कुछ स्टेट इतना छोटा था कि उसे इंडिपेंडेंट नहीं रखा जा सका, कुछ जो था किसी में मर्ज नहीं किया जा सका, इसीलिए बहुत सारा ऐसा स्टेट था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो इस सब को क्या कर दिया गया, इस सब को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, और इस पर सीधा शासन होने लगा किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूप से उस पर शासन करती है। अब पावर का जो शेयरिंग था वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी इस अरेंजमेंट में अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। अगर इस फेडरल सिस्टम को अगर चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट को दोनों हाउस से 2/3 बहुमत से ये पास कराना होगा, तब इन फेडरल सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकता है। अभी तक कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं हुई है। जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी संविधान के जो प्रावधान है उसको लागू करने में। इन केस डिवीजन ऑफ पावर में कभी दिक्कत हो जाए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। यूनियन स्टेट पावर अगर टैक्स बढ़ा देता है ज़्यादा, ठीक है, और फिर क्या करता है, कोर्ट इंटरवेन करता है और फिर समझाता है, भाई उसको चेक करता है, रोकता है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई काम हो जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कोर्ट क्या करता है, बीच में इंटरवेन करके उसको फिर समझाने का काम करता है, ठीक है। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म को व्यवहारिक रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है वो नेसेसरी है,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी संवैधानिक जो प्रावधान है वो ज़रूरी है फेडरलिज्म के सक्सेस होने के लिए, ठीक है। फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिया में बिल्कुल सक्सेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेस है क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए यहाँ सक्सेस है। डाइवर्सिटी है लेकिन फेडरलिज्म जो है उसके कारण से पावर सबको इक्वल मिला हुआ है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, तो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो डाइवर्सिटी के आधार पे था, भाषा के आधार पे था। भाषा के आधार पर बहुत सारा डाइवर्सिटी था आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद 1947 में मात्र 14 गो स्टेट थे जो इंडिया में शामिल थे और बाकी प्रिंसली स्टेट थे। जब आज़ादी का डिवीज़न हुआ था यानी कि भारत पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ था तो उस समय कहा गया था प्रिंसली स्टेट को कि जो प्रिंसली स्टेट भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिले और जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में मिले और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहे। और कुल मिलाकर के 565 रियासत था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि सभी प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है। आज जो अखंड भारत हम लोग देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी देन है, ठीक है। अब है लिंग्विस्टिक स्टेट कैसे बना। तो भारत में बहुत जगह पर बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब डेमोक्रेसी हुआ 1947 में आज़ाद हुआ तब से लेकर 2019 तक बहुत सारे पुराने स्टेट जो थे वो गायब हो गए और नए स्टेट जो है वो क्रिएट हो गए। एरिया, बाउंड्री, नेम, बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ, ठीक है। 1947 में जो था बहुत सारा पुराना स्टेट का बाउंड्री भी चेंज हुआ, नए स्टेट बने। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि लोग जो थे वो उसी प्रकार की भाषा, सेम भाषा बोलते थे। एक डिफरेंट, एक एग्जैक्ट एरिया में सेम लैंग्वेज बोलते थे। तो उन लोगों ने डिमांड किया कि हमको भाई एक नया राज्य का दर्जा दे दीजिए। तो लैंग्वेज के आधार पर कई राज्य बना, कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर। उसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड शामिल है। ये सब ज्योग्राफी के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, कल्चर के आधार पर एक इंडिपेंडेंट देश बनाया गया, ठीक है। जो बढ़ करके आज जो है 28 स्टेट हो गया है, ठीक है ना। पहले 29 स्टेट था लेकिन अब 28 हो गया है। तो पहले इतना नहीं था, पहले बहुत स्टेट एक दूसरे में ज्वाइन था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही था, लेकिन बाद में सबको धीरे धीरे अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड बेसिस ऑफ द कल्चर, ठीक है। जब डिमांड हुआ कि भाई लैंग्वेज के आधार पे नया स्टेट बनाया जाए तो कुछ जो रीजनल लीडर थे यानी कि नेशनल लीडर थे वो डर गए कि भाई देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए कुछ समय तक बंद कर दिया कि नहीं, हम लैंग्वेज के आधार पर नया नया स्टेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फिर भी कुछ जगह पर कुछ स्टेट को है ना मजबूरी में लैंग्वेज के आधार पर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया, क्योंकि कुछ नेता लोगों ने अकाल मतलब कि उपवास रखना शुरू कर दिया, है ना। साउथ में जो है कुछ कुछ लोग जो थे वो धरना प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे। तो अंत में जा कर के लैंग्वेज के आधार पे मजबूरी में सरकार को स्टेट बनाना पड़ा, ठीक है। अब है लैंग्वेज पॉलिसी। तो कह रहा है दूसरा जो टेस्ट था इंडियन फेडरेशन में लैंग्वेज पॉलिसी का। हमारा संविधान जो है वो नेशनल लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को नहीं दे सकता है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। हिंदी मदर टंग नहीं है, ठीक है। वैसे हिंदी के अलावा 21 भाषा और है जिसको संविधान ने क्या कर दिया है, मान्यता दी है कि ये भाई शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। कोई भी कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देगा तो इन 22 भाषा में से किसी भाषा में एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो 22 भाषा को बिल्कुल संविधान ने क्या किया है, गारंटी दिया है, मतलब संविधान ने उसको एडॉप्ट किया है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिस का लैंग्वेज वो हिंदी इंग्लिश था और है। हिंदी को मातृभाषा न बना करके उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंग्लिश का जो यूज़ है ऑफिशियल पर्पज़ का वो 1965 में न बंद कर दिया गया था। तो नॉन हिंदी वाले लोग हैं वो डिमांड करने लगे कि इंग्लिश का जो यूज है वो कंटिन्यू कीजिए। तमिलनाडु में वायलेंट मूवमेंट हो गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत सारे क्रिटिक लोग हैं वो बोलते हैं क्या कि इंग्लिश स्पीकिंग को न ज़्यादा प्रेफर देते हैं, मानते हैं, और प्रमोशन
लेकिन हिंदी का जो था लगातार चलते रहा, और आज के डेट में भी हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता है कि आप हिंदी को अपनाइए, ठीक है। तो जिस राज्य में जिसकी जो भाषा है ना, जो 22 में से जो भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक रख सकता है और एक इंग्लिश रख सकता है। तो इस तरह का जो फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया के लोगों ने, इंडिया के लीडर्स ने दिया भाषा में। तो 22 भाषा को शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें से हिंदी जो है और इंग्लिश है, ये दोनों क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अब है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर रेट स्टेट रिलेशन जितना अच्छा होगा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन जितना बढ़िया होगा, उतना जो है देश का प्रगति होगा, राज्य का प्रगति होगा। और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक। तो एक और इसमें एक बात है कि आज़ादी के बाद जो था, कोलिशन गवर्नमेंट बनने का कोई भी तुक नहीं था, ठीक है। आज़ादी में जो पार्टी जीतती थी, जो मेजोरिटी पार्टी जीतती थी, क्षेत्रीय पार्टी थी नहीं। 1990 से पहले बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी, कांग्रेस थी, और कांग्रेस लगातार जीत रही थी। कांग्रेस को अगर मान लेते हैं पूरा मैंडेट नहीं मिलता था, और जो पार्टी को कम वोट मिलता था वो पार्टी फिर दूसरे से कोलिशन नहीं कर पाती थी, इसीलिए जो जिसको ज़्यादा वोट मिलता था वो सरकार बना लेता था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, जो रीजनल पार्टी जब आने लगी बहुत सारी, ठीक है, तो जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो है वो मेन पार्टी में मिल करके सरकार बना लेती थी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। आज बिहार में देख लीजिए गठबंधन की सरकार चल रही है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए गठबंधन की सरकार चल रही है, भारत के बहुत सारे स्टेट में गठबंधन की सरकार चल रही है, क्योंकि कंप्लीट मेजोरिटी जो होता है किसी भी एक पार्टी को नहीं मिलता है, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी नेशनल पार्टी के साथ मिल करके सरकार चलाती है, ठीक है। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट हुआ तो एक नया पावर शेयरिंग सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। इसमें क्या था कि अब जो पार्टी इलेक्शन लड़ेगा और कुछ भी वोट लेकर के आएगा वो भी अपनी बात को रख सकता है, उसका भी मंत्री बनेगा, यानी कि जितना वोट शेयर है उसके हिसाब से मंत्री पद दिया जाता है। तो ये भी एक पावर शेयरिंग है, अच्छी चीज़ है कि सबको, सब दल को शासन करने का अधिकार मिले। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला वो सरकार बना लेता था, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। भारत में पावर का विकेंद्रीकरण होगा, यानी सेंटर और स्टेट अपना कुछ पावर लोकल बॉडी को देगा, ठीक है ना। उसी के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। और इंडिया बहुत लंबे समय से 2 टायर गवर्नमेंट लेकर के चल रही थी, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टेट है कुछ ऐसा बड़ा बड़ा स्टेट है जो यूरोप के कंट्री के बराबर है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के मामले में रसिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में, इतना डाइवर्स है। तो फिर बताइए कि 2 टायर का गवर्नमेंट होगा तो कैसे इस पर शासन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए लोकल लेवल लोगों को लोकल जानकारी होती है, तो उन्हीं लोगों के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, क्योंकि लोकल वाले जो होंगे वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर पाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा जानकारी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल लेवल पर उतनी जानकारी नहीं रहती है, इसीलिए वो सही से वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। फेडरल जो पावर सिस्टम था इंडिया में उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब जब पावर जो है वो ले लिया गया स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लोग क्या होता है, हम पहले ही बताएं कि जो लोकल लोग होते हैं उसको ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, अपने लोकेलिटी के बारे में, वो ज़्यादा अच्छे से सही जगह पर पैसा खर्च कर सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। इसलिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक फेडरलिज्म का बहुत अच्छा मतलब सक्सेसफुल एक प्रयोग है। डिसेंट्रलाइजेशन का नीड जो है हमारे संविधान ने पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, पॉपुलेशन भी इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम लोकल लेवल पे नहीं कर सकती है। तो
अब लोकल गवर्नमेंट बनाया गया तो गांव में बनाया गया, उसको पंचायत कहा जाता है। शहर में जो बना उसको म्यूनसिपैलिटी, छोटे छोटे शहर में, और जो बड़े बड़े शहर में बनाया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब जो था ये सब स्टेट के अंदर में के कंट्रोल में रहता है। इसका भी जो इलेक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट का वो भी होता है, बिल्कुल जैसे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वैसे इन लोग का भी इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना। और एक बड़ा कदम उठाया गया 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, प्रावधान मतलब कि अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन किया गया, और थर्ड टायर जो था डेमोक्रेसी को उसको और पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। ठीक है, अब जो था कॉन्स्टिट्यूशनली अब मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शन होगा लोकल बॉडीज़ में। सीट जो है वो रिजर्व किया जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और अदर बैकवर्ड क्लास को। ठीक है, अब कम से कम 1/3 जो पोजीशंस होगा वो औरतों के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है ना। एक इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट, पंचायत सब के लिए क्या करेगा, इलेक्शन का डेट निकालेगा, इलेक्शन करवाने का सारा अधिकार इलेक्शन कमीशन को हो गया। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, पावर को शेयर करेगा, रेवेन्यू जो पैसा उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है वो लोकल गवर्नमेंट को शेयर करेगा। इस तरह से लोकल में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जो रूरल गवर्नमेंट होता है पॉपुलरली उसका जो नाम है पंचायती राज है, जो हर गाँव में, ठीक है, या फिर गांव का ग्रुप, उस स्टेट में जितना गांव है उस सबका ग्रुप मिला करके ग्राम पंचायत बनाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं और एक ग्राम पंचायत में एक पंच होता है, और उस पंच का जो एक प्रेसिडेंट होता है उसको सरपंच कहा जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली जो एडल्ट पीपुल है विलेज के वो मिल करके चुनते हैं, और निर्णय लेने का अधिकार जो है पूरे गांव को होता है। पंचायत जो होता है वो ग्राम सभा के सुपरविज़न में काम करता है। ठीक है, सारे वोटर जो होते हैं वो गांव के ही मेंबर होते हैं, और साल में 2 बार मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, बजट तय करते हैं कि भाई अपने पंचायत में कितना खर्च करना है। ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। जैसे बहुत सारा ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल का निर्माण करते हैं, और मेंबर जो होते हैं इन बॉडी के वो पंचायत मेंबर के लोग ही मिल करके चुनते हैं। तो अब पंचायत समिति और पंचायत मंडल ये सब मिला करके जिला परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिला परिषद का। ठीक है, देखिए बहुत सारा गांव मिल करके क्या बनाएगा, ग्राम सभा बनाएगा। बहुत सारा ग्राम सभा मिल करके क्या बनाएगा, मंडल बनाएगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे मंडल बनाएगा, और बहुत सारा मंडल मिल करके, है ना, ब्लॉक मंडल ये सब मिल करके जिला परिषद बनाएगा। ठीक है, और जिला परिषद जो होगा वो इलेक्टेड होगा। तो लोकसभा का जो एमएलए होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्या करेगा, उसके सुपरविज़न में जिला परिषद चलेगा। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा पॉलिटिकल हेड होगा जिला परिषद का। और जो लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरिया में होगा, शहर में होगा, ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी सेट होता है टाउन में, बड़े बड़े शहर में होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता है, उसका भी चुनाव होता है, जैसे चुनाव होता है इसका एमपी का और स्टेट का, वैसे इसका भी चुनाव होता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन को पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन को मेयर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मेयर पूछता है कि जिला परिषद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए कुछ यहाँ पर पेपर का कटिंग्स है, इसमें क्या लिखा है, स्टेट अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत। तो क्या रहा है कि स्टेट ने विरोध किया, जो फंडिंग पंचायत को दे रही थी उसका विरोध किया कि भाई हो सकता है कि ज़्यादा फंडिंग दे रहा होगा, इसलिए बोला कि ज़्यादा फंडिंग दे रहा है, कम फंडिंग दो। फिर यहाँ है 4 रुपीज़ 250 जस्टिस इन अ विलेज। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बिल है कि 250 रुपया में गांव में जस्टिस मिलेगा। ठीक है, फिर है डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट बिडर गेट पंचायती पोस्ट। जो ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो पैसा दे करके, पैसे के बल पर पे पंचायत का पोस्ट जीत लेते हैं, पंच सरपंच बन जाते हैं। और इधर दिया हुआ है ओवर 1 मिलियन वर्कर इलेक्टेड टू पंचायत, 1 मिलियन जो है वो औरत जो है पंचायत में मुखिया बनी है। इधर है वोमेन ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज, और बहुत सारी औरत प्रधान बनी हैं जो बदलाव लेके आएगी। ये सब पेपर का कटिंग है। जो ये नया सिस्टम बना लोकल गवर्नमेंट का, वो बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। 36 लाख चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में, जो बड़े बड़े देश का पॉपुलेशन भी नहीं है।
है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो डेमोक्रेसी का को और गहरा बनाता है और पावरफुल बनाता है, और औरत का रिप्रेजेंटेटिव है जिससे डेमोक्रेसी को वॉइस मिल जाता है। और इलेक्शन जो होता है वो और इलेक्शन वाइल लेकिन फिर भी इलेक्शन जो होता है रेगुलरली और उत्साहपूर्वक ग्राम सभा में नहीं होता है। बहुत सारा स्टेट जो है उसने अपना पावर को लोकल गवर्नमेंट में शेयर नहीं किया है, तो इसमें अभी और भी बहुत काम करना है लोकल गवर्नमेंट में। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट। हम लोग अभी बहुत दूर हैं कि सही से फेडरलिज्म है ना ग्रास रूट लेवल पर आ जाए, और ग्रास रूट लेवल को फ़ायदा हो जब होने लगे, है ना, समाज का जो अंतिम वर्ग है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक सरकार पहुंच सके, उसके हालात, जीवन का हालात बदल सके, तभी हम लोग कहेंगे कि फेडरलिज्म इज सक्सेस, टोटली सक्सेस इन आवर कंट्री। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए कलकत्ता में जो है पंचायत चुनाव में कितना दंगा हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमारा है ना डिफ़ॉल्ट है, हमारे कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना पड़ेगा, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। राज्य सरकारों को और एक्टिव होना पड़ेगा। लोकल बॉडी में जो लोग चुना करके जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे, तभी जा कर के लोकल बॉडी मजबूत हो पाएगी, और सभी लोगों को है ना इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वाले ही इलेक्शन में खड़े हो, वही नेता बन जाए। ऐसे ही हो रहा है देश में। देश में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। देश में टोटल चेंज तो नहीं चाहिए। अगर संविधान के अनुसार भी देश अगर चलता है सही रूप से तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं, है ना। लोगों का जीवन बदल सकता है, बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी गति से बदल सकता है, ठीक। तो ये सब बातों पर हम लोग को ध्यान देना है, फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाना है। तो ये फेडरलिज्म आपका यहाँ ख़त्म होता है, और किस तरह से फेडरलिज्म जो है अपने पावर को शेयर करता है अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट में, यानी अलग अलग लेवल पे। अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट अगर पावर शेयर नहीं करेगा तो श्रीलंका जैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिविल वार होगा, लोग लड़ेंगे, दंगा होगा, मरेंगे। तो फेडरलिज्म जो है सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन हो बहुत अच्छा हो। वेलफेयर प्रोग्राम जो चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोअर लेवल तक पहुँचते पहुँचते आधा पैसा बीच में ही रह जाता है, वो चीज़ ना हो। करप्शन कम हो, ठीक है, और सबको इक्वलिटी मिले, सही में इक्वलिटी, रियल इक्वलिटी मिले, क्योंकि रियल इक्वलिटी की ये भी बहुत कमी है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जिस पे हम लोग विस्तृत बात करेंगे। अब इतना चैप्टर में था, इतना कहना था, इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। किस तरह से फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस होता है, फेडरलिज्म का क्या क्या गुण है, फेडरलिज्म के कारण फेडरलिज्म जो है इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है, आखिर इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह से प्रभावित है। एक नया फेडरलिज्म सिस्टम थर्ड टायर जोड़ा गया लोकल गवर्नमेंट, वो कितना प्रभावी बन पाया, ठीक है। ये पूरा कहानी होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये सब पढ़ा, है ना। पंचायती राज, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा। तो जो पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखिए, तब जाके फेडरलिज्म आपको समझ में आएगा। कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर को लेकर के, या फिर किसी और सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद और जय भारत।